morning students. I hope you all are fine. बच्चों, आज हम अपने लेसन की शुरुआत थॉट से करेंगे। हमारा थॉट है, इफ़ ए मैन नेग्लेक्ट्स एजुकेशन ही वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। यदि एक व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ा कर चलता है। मतलब ये है बच्चों कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा सहारा होती है, हमारी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम शिक्षा की उपेक्षा करते हैं तो हम लंगड़ा के चलते हैं। लंगड़ा के मतलब उस तरह लंगड़ा के चलना नहीं, मतलब शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा रहता है, उसके कोई भी काम ठीक प्रकार से हो नहीं पाते और घिस घिस कर वो आगे बढ़ता जाता है अपने पथ पर। तो उस घिस घिस के आगे बढ़ने को, धीरे धीरे बढ़ने को, कोई उद्देश्य ना लेकर आगे बढ़ने को लंगड़ा कर चलना ही कहेंगे। अतः हमें शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको कृतिका बुक का पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 1 पढ़ाया था क्योंकि लेसन लंबा था। तो पार्ट 1 इस जल प्रलय में लेसन था आपका कृतिका बुक का। उसमें मैंने लेखक ने बाढ़ के बारे में बताया है कि बाढ़ उनके पटना शहर में आई थी तो कैसे क्या हुआ था, उन्होंने पहली बार अनुभव किया था। तो किस तरीके से उन्होंने अपने इंतज़ाम की सारी चीज़ें ऊंचाइयों पे रख ली थी कि बाढ़ अगर आ जाती है तो भी किसी तरह उनका काम चलता रहे। और उन्होंने वर्णन किया था पकाही घाव का, जो कि ज़्यादा देर पानी में रहने से उंगलियां पक जाती हैं, उसे पकाही घाव कहते हैं। तो वो कह रहे थे उस समय उसकी दवा की मांग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लेखक स्काउट गाइड और इन सब जो नेशनल डिज़ास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो उसके लिए राहत कार्य, बचाव कार्य में शामिल रहते थे। तो जब वो इस कार्य में, बाढ़ के राहत कार्य में शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि खाने पीने की भी चीज़ों से ज़्यादा पकाई घाव की दवा की मांग है। अब हम अपने पार्ट 2 में देखिए लेखक आगे क्या कह रहा है कि केरोसिन ऑयल की भी मांग थी और लेखक बताते कि सचमुच हम जहाँ जाते थे कि उनको इंस्ट्रक्शंस मिला था उनके गुरु की तरह कि उनको ये चीज़ें रखना। तो वो कहते जहाँ हम जाते थे वहाँ खाने पीने की चीज़ तो लोग बाद में मांगते थे, लेकिन पहले पकाई घाव की दवा मांगते थे और दिया सलाई की मांग पहले होती थी। अब वो बता रहे हैं कि 1949 में क्या हुआ था, महानंदा की बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ में जब वो पहुँचे थे तो वापसी थाना के गांव में पहुँचे थे, तो इनकी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे, जो रिलीफ के लिए, राहत के लिए ग्रुप जा रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था, क्योंकि एक कैंप जो लगा था उसमें वो इलाज हो रहा था। वो एक इंसिडेंट बताने, घटना बता रहे हैं कि एक बीमार नौजवान था, उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब ने कुत्ते को देखकर डर के मारे कहा कि अरे कुकर नहीं, मतलब कुकर को भगाओ, मतलब कुत्ता हटाओ। वो बहुत डर गए थे उस कुत्ते से कि ये क्यों आ गया, उन्हें कुत्ते से डर लगता होगा। तो वो चिल्लाने लगे कि इसको लेके मत जाओ, इसको लेके भगाओ यहाँ से, इसको यहाँ से भगाओ। जब बीमार नौजवान था तो वो कुत्ते के बिना नहीं रह सकता था, उसको कुत्ते से बहुत ज़्यादा आत्मीय संबंध था, उसका पाला हुआ कुत्ता होगा, उसका पेट डॉग होगा। तो वो भी पानी में उतर गया। तो उसने भी कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा, जब हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे, कुत्ता नहीं जाएगा तो कुत्ता भी पानी में फिर कूद पड़ा। जैसे नौजवान उतरा तो कुत्ता भी पानी में उतर गया। दोनों के बीच में इतना गहरा आत्मीय संबंध था कि मरना पड़े तो कोई बात नहीं, हम साथ साथ ही मरेंगे, कि हमारा अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा एहसास लेखक को हुआ। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए
फरमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी एक आदिवासी जाति होती है जिनका ये काम होता है कि दोने पत्तल जो होते हैं, दोने पत्ते बनाते हैं पत्तों से जो, और जो दोने होते हैं जो पतले होती हैं। अब तो फ़िलहाल डिस्पोज़ल का प्रयोग होने लगा है, लेकिन पहले तो दोने पत्तल ये भी डिस्पोज़ल होते थे, लेकिन अब तो इसका रूप दूसरा ले लिया गया है। ये पहले पौधे की पत्तियों से बनते थे, उसका ये काम करते थे। जो मुसहरी की बस्ती थी, जो ये जहाँ रहते थे, वहाँ राहत ये बांटने गए। लेखक वहाँ पे रिलीफ का काम करने गए थे, राहत देने का काम करने गए थे। जो भी सामान खाने पीने का था वो बांटना चाह रहे थे। उन्हें ये खबर मिली, उन्हें ऐसा समाचार मिला था कि ये जो बस्ती है जो पानी में डूबी हुई है, यहाँ पे कोई भी राहत नहीं पहुँची है और ये लोग बहुत दिनों से मछली और चूहों को भून के खा रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, ऐसा स्थिति में कुछ भी खाना नहीं मिल रहा था, तो जो भी चीज़ उपलब्ध होगा आसपास, तो सांप भी खाते हैं लोग। ऐसी खबर उनको मिली कि ये चूहों को और भून के खा रहे हैं और किसी तरह जी रहे हैं। तो जब ये स्टोले के पास पहुँचे तो उन्हें ढोलक मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी और जाके उन्होंने देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। मचान क्या होती है, जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर पेड़ पे कहीं बनाते हैं, बीच में भी कहीं वुडन लकड़ियों से बना लेते हैं, लकड़ियों का भी पूरा, तो जिससे ऊंचाई पे चढ़ के वो अपने आप को बचा सकें, अपने को सुरक्षित कर सकें। जंगल में भी आप लोगों ने मचान देखी होगी। इस तरीके से वो स्टेज की तरह बनाया हुआ था। वहाँ पे वलवाही नाच हो रहा था। ये एक तरह का लोक नृत्य है वलवाही। जो आदिवासी जात के लोग हैं वो डांस करते हैं, उनका वलवाही नाच कहते हैं। लाल साड़ी पहन के काला कलुट्टा नटुआ दुल्हन का भाव दिखता रहा था, यानी वधानी है। मतलब लड़के ही लड़कियों का ड्रेस पहन करके नाटक करते हैं, डांस करते हैं, उसमें जो पात्र निभाते हैं तो वो लड़के कर ही रहे हैं, तो लड़की का पात्र भी लड़के उसका वेश धारण करके ऐसा सज धज के वो करते हैं। तो वैसा ही कुछ चल रहा था लोक नृत्य, जिसमें घर छोड़ के लड़की मायके भाग रही है, पत्नी और उसका पति जो है वो उसको मना के वहाँ से लौटाने गया है। इस पद के साथ, इस स्टेंजा के साथ जैसे ही वो गाना बज रहा था, वो डांस कर रहे थे ढोले पे, ढोलक पर दुख ताल बजने लगी। स्पीड जो है, जो तेज़ तेज़ से उनको सुनाई देने लगी, जो बीट्स थी काफ़ी फास्ट, मतलब आवाज़ थी। धागिड़ दिड़ धागिड़ चके चक धूम चके के चक धूम चक धूम चक धूम, ये इस टाइप की बीट्स उनको सुनाई देने लगी। तो उनको लगा कि यहाँ पे तो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और ऐसे समय में भी कीचड़ पानी से लथपथ जो बाढ़ है, तो कीचड़ पानी तो होगी। भूखे प्यासी नारियों के झुंड में मुख्य खिलाट लहरें लेने लगी। इतने मतलब वो थके भूखे प्यासे थे, वो सब भूल भाल के जो थी उनका ग्रुप, तो वो हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उनको देख सकेंगे क्या? लेखक सोच रहा है कि वो अपने आप में ही इतने खुश हैं कि कष्ट वाले समय में, कि वो अपने लिए अपना मनोरंजन, अपना खुशियाँ है जो जी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने इनको खाना पीना तो बांट दिया, लेकिन क्या ये हंसी हम उनको दे पाएंगे जो ये आपस में एकजुट होकर हंसी मजाक करते हैं, संकट की घड़ी में एक साथ हैं। ये सब जो इनको खुशी है, इस तरह की खुशी हम उनको नहीं दे पाएंगे। ऐसा इन्होंने यहाँ पे अतिशयोक्ति का चिन्ह इसीलिए यहाँ पे लगाया है। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? शास्त्री जी कौन है, ये आगे बताएंगे। वलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। मतलब इनके फ्रेंड थे भोला शास्त्री। यह एक बार 1937 में सीवन मणि शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। उस समय मैं बालचर बॉय स्काउट था, मतलब स्काउट बॉय था। गांव के लोग नाव के अभाव में, जब नाव नहीं आती है तो
वो केले का तना होता है लोगों का, तो वो पानी पे तैरता है, तो पौधे का वो बेला बनाकर किसी तरह लोगों ने काम चलाया था। वहीं जमींदार के लड़के गांव पर नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंगीर करने निकले थे, पानी में घूमने निकले थे, जल विहार करने निकले थे, क्योंकि उनके पास नाव थी। जमींदार के लड़के थे तो वो घूमने निकले थे। गांव के नौजवान ने मिलकर नाव छीन ली थी। ऐसे कष्ट के समय उनको मनोरंजन करते देखकर जो गांव के लड़के होंगे उनको गुस्सा आ गया होगा, उन्होंने उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। तो उन्हें ऐसी बातें याद आ रही हैं। तो फिर उन्हें याद होता है कि जब 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी स्टोव पर, चाय बनाने का बर्तन चढ़ा हुआ था, मतलब चाय बन रही थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, मतलब वो कॉफ़ी पाउडर को बना रही थी नेस्कैफे पाउडर से। क्योंकि हम जब कॉफ़ी बनाते हैं तो पाउडर और कॉफ़ी को मिला के चीनी को मिला के खूब मिलाते हैं, उससे वो बना रही थी। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी जिसमें कोई चित्र था। एक युवक दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, नाव चला रहा था दूसरा युवक। और जो दूसरा युवक था वो पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने के मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। नीस पे मतलब कोनी टिका के डायलॉग बोल रहा था जो उसको पसंद आ रहा था, जो उसे मन के मोह रहा था उस लड़की को। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर, जो छोटा रेडियो होता है बैटरी के साथ जो चलाते हैं उसको कहते हैं, पूरे वॉल्यूम में बजते हुए गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि चारों ब्लॉक की छतों पर खड़के लड़कों ने एक साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी। इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा के गूंजती है। लेखक ने पहले ही बताया था कि घूम घूम के इस जगह आवाज़ गूंजती थी, कोई भी आवाज़ करो तो सब मिलकर जैसे ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, जैसे उस आवाज़ की उन्होंने शोर मचाया, उससे बड़े बड़े गुड़ी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बाद ऐसी ध्वनि संयोजन नहीं कर सकते, ऐसा लेखक कह रहे हैं। इस तरह का म्यूज़िक उनको सुनाई दिया। जो शोर हुआ, किलकारियाँ हुई, सीटियाँ बजी, हफ्तियाँ कसी गईं, जो कमेंट पास किए गए, जो सारा शोर था, उनकी आवाज़ जो गूंजी और उसकी जो आवाज़ गूंजी, ऐसा महसूस हुआ, लेखक को ऐसा महसूस हुआ ऐसा म्यूज़िक से कि ऐसा जो म्यूज़िक कंपोज हुआ है तो ऐसा जो बड़े से बड़ा कोई एक्सपर्ट कंपोज़र भी नहीं बना सकता। उन फूहड़ युवकों की मतलब जो एग्जीबिशंस है, तुरंत उनका जो जोश था तुरंत छू हो गया। युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पे अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। उसमें मतलब बहुत तेज़ी से गाना बज रहा था। नैया तेरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पानियाँ आ रह लो है, ना आ रह लो है। 2:30 बज गए, मतलब वो आए थे पानी देखने, मनोरंजन करने के लिए, यहाँ तो पानी ही नहीं आया अभी तक। और अनाउंसमेंट हुआ था कि 12 बजे के आसपास तक पानी आ जाएगा, लेकिन पानी अभी तक आया ही नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था वहाँ आकर रुक गया, या फिर तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद जो वहाँ पे इंजीनियर काम कर रहे हैं किनारे तट पे बांध बनाने के लिए, तो उन्होंने शायद कुछ कर दिया हो तो पानी रुक गया हो, या फिर कोई देवी चमत्कार हो गया होगा। नहीं तो पानी कहीं भी जाए तो जाएगा किधर से, रास्ता तो इधर ही से है, ऐसा है लेखक सोच रहा है।
चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगहों पे कुत्ते रह रहकर सामूहिक रोदन करते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो जानवरों को भी पता चल जाता है और वो रोने लगते हैं। तो उन्हें राम सिंगार की मंडली, जो ग्रुप है राम सिंगार का युवक युवतियों वाला, वो डांट कर उन्हें चुप करा देती हैं। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की, ये सगे संबंधी जो उनके होंगे, उनकी याद आई, जो कल से ही पाटिलपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं, जहां बाढ़ का पानी ऑलरेडी पहुंच चुका है। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को भी एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, मतलब रिसीवर उठाया। बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, लाइनें कटी हुई होंगी, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं नहीं, फिर कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। फिर स्मृतियों को जगाओ तो अच्छा। फिर मैं, नींद तो आ नहीं रही थी, तो वो याद करने लगते हैं लेखक कि उनको कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्रदाहा गांव के पास, जो गांव था चक्रदाहा, उसके पास छाती भर पानी में खड़ी, मतलब चेस्ट लेवल तक पानी था, इतने पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा, जिसको डिलीवरी किसी समय भी उसकी हो सकती थी, इस तरह की गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी हमारी वो गाय की तरफ। पता नहीं उनको क्या सीन याद आ रहा है। नहीं, भूली बिसरी याद नहीं। फिर बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए हैं। आँखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले, गेहूँ रंग के भेड़। ओए देखो ऐसे गच्छे जल, अरे देखो ऐसे पानी आ गया। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। 5:30 हो रहा था, मतलब मॉर्निंग का सवेरा हो चुका था। आ रहे लो पानी आ गए लो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन, आ रामचंद्र, अरे हो। आँखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर वेस्ट साइड से थाना के सामने जो पुलिस स्टेशन थी, वहाँ से मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता बच्चों का, खुशी का से चिल्लाता हुआ बच्चों का एक दल समूह जो था, वो उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? उन्हें ये लगता है बच्चों की आवाज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप में शोर मचाते हुए, किलकारती मारते हुए पानी के साथ आ रहे हैं। बच्चे क्यों आएंगे, वो सोचते हैं। वो अपने आप से पूछते हैं बच्चे क्यों आएंगे, वो खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये बच्चे नहीं है, पानी है, क्योंकि आगे मोड़ है, वहाँ थोड़ी रुकावट है, अवरोध है, मतलब रुकावट है, इसलिए पानी उछल के आ रहा है, जिससे ये आवाज़ हो रही है। और मुझे लग रहा है कि बच्चे कूद रहे हैं। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे से पानी का पहला गश्त आया, जो गश्त वाटर था वो आया। ब्लॉक नंबर 4 के पीछे सेठ की दुकान की बाईं साइड में लहरें नाचने लगीं। उनको लहरें दिखाई देने लगीं ऊंची ऊंची, जैसे उन्हें ऐसा लगा जैसे लहरें नाच रही हों। अब मैं दौड़ कर छत पर चला गया। वो छत पे पहुंच गए। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, मतलब जो पानी की आवाज़ होती है उसको वो कलकल रव कह रहे हैं। स्वर उनको पानी का सुनाई दे रहा है। लहरों का नर्तन, जो लहरें हैं, जो ऐसा लग रहा है जैसे वो नाच रही हो फुटपाथ को पार करते हुए। पानी
हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है, बड़ी तेज़ी के साथ पानी बहने लगा है। हाँ, बैक साइड पे मतलब पानी आ गया। गोल बम्पर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज़ है, सोन का पानी है? नहीं नहीं, गंगा जी का है। आ गए लो, मतलब गंगा रिवर का पानी है ये। तो वो कह रहे हैं कि आगे लो आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। मतलब वो छत पे खड़े देख रहे हैं बिजली के खंभे, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, उनका काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनका तना भी क्रमशः धीरे धीरे डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई मूवी कैमरा होता और एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ तो मैं तो बचपन से देखते आया हूँ, किंतु पानी के इस तरह से आना मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया। रात में तो दिखाई नहीं देता अंधेरे में पानी का रूप जो है। जो सुबह के 5:30 बजे, इस समय तो सूरज उग चुका है, रोशनी हो गई है। तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। रात में मतलब पानी ठीक से दिखता भी नहीं, और डर के मारे पता नहीं मेरा क्या हाल होता, क्योंकि बिजली तो कट जाती है, बिजली तो होती नहीं है, तो अंधेरा होता है। तो देखते देखते गोल पार्क डूब गया। गोल पार्क भी पानी में प्लावित हो गया। हरियाली लोप हो गई। कहने का अर्थ है कि जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं वो पानी में डूब गए हैं, लोप हो गए मतलब गायब हो गए। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे थे, भूरे भेड़। और चाय वाले की झोपड़ी गई, मतलब लोग जो हैं वो ग्रुप में यहाँ वहाँ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जो पहले से अपने सुरक्षित स्थान पे अपने आप को नहीं ले गए थे। चाय वाले की झोपड़ी भी बह गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। वो सोच रहे हैं कि मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता, तो मैं ये सब आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेता, जो पानी का कलकल है, पानी का शोर है, कोलाहल है, लोगों की चीख पुकार है। वो कहते तो होता तो क्या होता, मैं उन सब चीज़ों को देख देख कर परेशान होता ना बाद में। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक पेन था वो भी चोरी हो गया, मतलब एक कलम थी वो मेरा चोरी हो गया, जिससे मैं अपने अनुभव लिख लेता, लेकिन अच्छा हुआ वो भी चोरी हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है, वो चाहते थे सारी स्मृतियों को कैद कर लिया जाए आवाज़ की शक्ल में, चाहे मूवी कैमरे में। लेकिन लेख के जरिए भी अपने स्मृतियों को भी कैद करना चाहते थे, परंतु वो सोच रहे हैं कि अच्छा है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर मैं कैद कर लेता तो बार बार मैं देखता तो दुखी होता, वो सभी बातें मुझे याद आती, मन को दुखाती। तो अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों इस तरह से पाठ में जो है मैंने आपको बता दिया लेखक क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, बाढ़ के बारे में कैसे क्या उन्होंने देखा। अब इस लेसन का मैं प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। इसमें कुछ आपका जो है शब्दार्थ आया है, पहले उसको देख लेते हैं। पहला शब्द है पनाह। पनाह का मतलब होता है शरण। शरण मतलब आश्रय या शरण, कुछ भी कह सकते हो आप। फिर पड़ती, पड़ती मैंने बताया ही था, जो ज़मीन थोड़े समय के लिए छोड़ दी जाती, जोती बोई नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता वो बंजर है, लेकिन जो ज़मीन जोती बोई ना जाए वो पड़ती कहलाती है। फिर तीसरा शब्द आता है विभीषिका। विभीषिका होता है भयंकरता। फिर चौथा है पल्लवित। पल्लवित जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया और जो जल में डूब गया उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अनवरत। अनवरत का मतलब है निरंतर, लगातार, मतलब कोई चीज़ निरंतर लगातार को अनवरत कहते हैं। अनर्गल कहते नहीं अपने लोग अक्सर, बेतुकी बातें मत करो, अनर्गल बातें मत करो, तो अनर्गल का मतलब होता है बेतुकी, विचारहीन, मनमानी। फिर है अनगढ़। अनगढ़ का मतलब होता है बेडोल, टेढ़ा मेढ़ा। फिर है स्वगोतक्ति, अपने आप में कुछ बोलना। फिर अस्फुट। अस्फुट का मतलब अस्पष्ट। फिर है गैरिक, गेहुए रंग का, आच्छादित, ढका हुआ,
आच्छादित मतलब ढका हुआ। ये ज़्यादा एक मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बर्फ़ का जिक्र था, तो उसमें भी आच्छादित शब्द आया था। इसका मतलब होता है ढका हुआ। उत्कर्ण, उत्कर्ण का मतलब होता है सुनने का उत्सुक। फिर है आपका आसन, आसन मतलब पास आया हुआ। धनुषकोटि, धनुषकोटि यहाँ एक स्थान का नाम है, पटना में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम दिया है। मुशहरी, मुशहरी है एक जाति होती है जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करती है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। बलवाही, बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, ये तो मैंने बताया ही था आदिवासी जाति का। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनवाद। फिर है आसन प्रसवा, जैसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो। इस तरह से बच्चों ये शब्दार्थ मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अब इस लेसन के जो हैं क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो किस तरह की तैयारी करने लगे थे, मैंने बताया था ना। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध, अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब जब बाढ़ की खबर उन्होंने सुनी तो जो आवश्यक सामान रखे, जिससे खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती, तो जिसके पास गैस उस समय थी, गैस, स्टोव जो भी था उस समय, उन्होंने ईंधन की जो भी सामग्री थी उसको इकट्ठा किया। आलू जो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है उसको इकट्ठा किया, क्योंकि इस समय सब्जी ऐसी तो काम नहीं आएगी जो ख़राब हो जाए, तो आलू तो बहुत दिन तक चल सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा सामान इकट्ठा किया। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी का अभाव हो जाता है, लाइट का अभाव हो जाता है, लाइट नहीं रहती है, तो उन्होंने मोमबत्ती, दिया सलाई आदि का इंतजाम किया। पीने का पानी ज़रूरी है और लेखक को हो सकता है नींद ना आने की बीमारी हो, इसलिए उन्होंने कंपोस्ट की गोली इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से जब वो घिर जाएं तो उनका कुछ दिन गुजारा हो सके, उनको इन सब के अभाव में समस्या ना झेलनी पड़े। और जो नीचे तबके के लोग थे, मतलब नीचे जो दुकानों में सामान लगे हुए थे, वो सभी लोग हटाने लगे, और ये सब करने के बाद ऊंचे स्थानों पे सामान को पहुंचाने के बाद वो बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो क्यों उत्सुक था भाई, इसको मैंने बताया ही। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा, ये जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। मतलब देखिए, उन्होंने बहुत सारे लेख तो लिखे थे बाढ़ पे, लेकिन होता क्या है कि किसी चीज़ को बिल्कुल नज़दीक से देखना एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। वो इस अनुभव से कभी गुजरे नहीं थे, तो उनको ये रूप देखने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि उत्सुकता मनुष्य का जो होता है स्वभाव होता है। तो इसीलिए लेखक उस बाढ़ को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, सबकी जबान पर यह जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। देखिए, इस कथन से कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से हमें जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि कैसी बाढ़ होती है, और उनको सुरक्षा की भावना भी मन में थी कि उससे हम कैसे बचें। तो बस वो ये जानना चाह रहे थे कहाँ तक आ गया, कितना हमें समय और मिलेगा तैयारी करने का। इस सब के लिए उनके मन में कहाँ तक आ गया ये जिज्ञासा थी। फिर है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। बच्चों, मृत्यु का तरल दूध इसमें किसे कहा गया और क्यों। देखिए, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने
कितने प्राणियों को उजाड़ दिया है, बहा दिया है और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया है। इस तरह जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहना बिल्कुल सही है। मृत्यु का तरल दूध मतलब मृत्यु तो आपको मालूम है, मर जाना। तरल मतलब कोई लिक्विड चीज़, दूध मतलब जो ले जाता है हमारी आत्मा को। तो मृत्यु का तरल दूध इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक को लगता है कि बाढ़ के आने से बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता वो डूब के मर जाते हैं। तो पता नहीं कितने लोग मौत की नींद सो जाएंगे, मतलब कितने लोग मर जाएंगे। तो ये मृत्यु का तरल दूध बन के, मतलब मृत्यु का देवता बन के, दूध मतलब देवता बन के ये बाढ़ आ रही है, इसलिए इनको मृत्यु का तरल दूध उन्होंने कहा है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। बच्चों, आपदाओं से हम किस प्रकार निपट सकते हैं? आपदाएं किसी को बताकर आती हैं? नहीं आती है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए। जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। ये तो मालूम नहीं होता कि नेशनल डिजास्टर कब आएंगे, जैसे कब आपका भूकंप आ जाए, कब बाढ़ आ जाए। बाढ़ का भी थोड़ा भी अंदेशा हो जाता है, सरकार हम लोग को अलर्ट कर देती है, लेकिन भूकंप का भी अब तो अलर्ट मिल जाता है, लेकिन पहले भूकंप का भी अलर्ट नहीं मिलता था। तो ये सब कब आ जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता था। तो हमें क्या करना चाहिए कि सरकार को इसके लिए हमको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि उस समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह से हम आपदाओं से निपट सकते हैं, उस विकट परिस्थिति में किस तरह से हम अपने धैर्य को ना छोड़ें और सूझबूझ के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट है, ईद जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन के द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है। तो क्यों कह रहा है? उस उक्त कथन द्वारा लोगों में पाए जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविकता, कठोरता एवं पारस्परिक देशपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। ये आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। मतलब ये कहा गया है कि जब अपने ऊपर बीतती है तभी इंसान को समझ में आता है। इस कथन के द्वारा इस मानसिकता को दर्शाया गया है। वो व्यक्ति कह रहा है कि जब दानापुर में आया था तब तो पटना का कोई भी व्यक्ति नहीं देखने आया था कि पानी कहाँ तक आया है, क्या परेशानियाँ हैं, तो अब उनको फिक्र नहीं हो रही थी। आज अपने पे बीत रही है तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये दूसरे व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाया गया है यहाँ पे। फिर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? देखिए बच्चों, पान या चाय की दुकान ऐसी होती है जहाँ पे जब व्यक्ति को टाइम होता है थोड़ी देर वो अपने मनोरंजन के लिए, पहले क्या होता था उन दुकानों पे टेप रिकॉर्डर लगे होते थे। अब की बात अलग है, अब तो नेट है और टेलीविज़न है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। पहले टीवी तो होती थी लेकिन इतना उस पर इंटरटेनमेंट के सीरियल्स वगैरह नहीं आते थे या न्यूज़ नहीं आती थी। तो उस समय लोग क्या करते थे कि पान की दुकान या चाय की दुकानों पे इकट्ठे होकर सब एक दूसरे से बात करते थे। तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वहाँ की सब जानकारियाँ मिल जाती थी। तो और वहाँ पे टेप रिकॉर्डर भी लगा होता था, उससे भी उनको जानकारियाँ मिल जाती थी। इसीलिए आंसर ये है कि उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई। अन्य जो जरूरी सामान थे उनका तो बंद हो गया बिकना, लेकिन जो पान की बिक्री थी बढ़ गई, क्योंकि पान की दुकानों पे लोग इकट्ठा हो रहे थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। वही एक जगह थी इकट्ठा होने के लिए, तो वहाँ की बिक्री अचानक बढ़ गई। फिर है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए।
जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोली इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का प्रबंध भी सुनिश्चित कर लिया। मैंने बताया था ना कि ऐसे समय में लोग ऊंची जगहों पे जाते हैं अपने बचाव के लिए, तो वो छत पे चले गए और उन्होंने जो ज़रूरी साधन था वो सब इकट्ठा कर लिया। और एक चीज़ और थी कि लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने किताबें भी इकट्ठी कर ली। ये पता नहीं बाढ़ का पानी 6 दिन में उतरे, 7 दिन में नीचे उतरे, तो उतने दिन जितने दिन नहीं उतरेगा तो मैं पढ़ने के अपने शौक़ को पूरा कर पाऊँगा और मैं बोर भी नहीं होने पाऊँगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो इकट्ठी कर ली। फिर है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। ये तो मैंने बताया था कि पानी में ज़्यादा देर तक पैर रहने से पैरों के बीच में क्या होती है, उंगलियां पास पास होती हैं, इसलिए उसमें घाव से बन जाते हैं क्योंकि पानी सूखने नहीं पाता है। इसके अलावा गंदगी से हैजा, मक्खी और पानी ज़्यादा होने से मक्खी, कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उससे हैजा फैल जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, बुखार, डायरिया ये सब हो जाता है। ये सब रोग गंदगी से होते हैं और जब पानी का जमाव होता है तो गंदगी पनपती है, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और ये सब रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। फिर नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। बताया था ना कि चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जब पास पास रहने लगते हैं तो दोनों की भावनाएं दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो हुआ क्या था कि नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी और इसी अपनेपन लगाव की भावना से वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। लगाव की ऐसी भावना थी, वो चाहते थे कि अगर व्यक्ति जो था वो चाह रहा था अगर मुझे कुछ हो तो कुत्ता, मैं अगर सेफ रहूं तो कुत्ता भी सेफ रहे। कुत्ते को भी लग रहा था कि अगर कुछ भी हो तो दोनों को संग में हो और ना दोनों लोग ही सेफ रहें। फिर है अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे इस बाढ़ का जीवन चित्रण कर सकें। परंतु यदि ऐसा करते तो केवल एक दर्शक बनकर रह जाते। बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा है कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। कहने का मतलब ये है कि लेखक सोचता था अगर कैमरा होता मैं ये सब रिकॉर्ड कर लेता, आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेता, पानी के जो लहरें हैं ये सब रिकॉर्ड हो जाती, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती। फिर लेकिन सोचते हैं अच्छा है ये सब नहीं है, कलम भी मेरी खो गई है, क्योंकि अगर ये सब मैं लिखने में या उसको रिकॉर्ड करने में लग जाता तो मैं ये अनुभव अपने लिए बटोर नहीं पाता। फिर नेक्स्ट है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वही कई बार समस्याओं को बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। मीडिया ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के घटनाओं को प्रसारित कर देती है कि जो अगर छोटी सी घटना हुई हिंदू मुसलमान के बीच में तो इतना बढ़ा चढ़ा के इसको प्रस्तुत कर देती है कि हर मुसलमान हिंदू एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहाँ मीडिया बहुत बुरा रोल निभाती है, अच्छे की जगह बुरा रोल निभा देती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए।
तो लेखक बता रहे हैं कि मतलब लेखक तो बहुत पहले की ये, चलिए मैं आपको जुलाई 2005 की बता रही हूँ कि जब मुंबई शहर में बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था। जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयकारी रूप धरा वो करीब हफ्ते भर जारी रहा। मतलब करीब हफ्ते भर पानी बरसता रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों, काम के स्थानों में फंसे के फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जाने गई और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मतलब ये है कि सन 2005 में जो मुंबई शहर में बाढ़ आई थी, मुंबई शहर में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा आता है। अधिकांश सावन ये महीना जो होता है, अधिकांश बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वैसे मुंबई शहर में पानी का कई बार बाढ़ का प्रकोप देखा गया, लेकिन सन 2005 की जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। तो वही मैंने आपको वर्णन बता दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे बाढ़ का जिक्र करते हुए लेखक ने ये लेसन लिखा है, इस जल प्रलय में, प्रलय का मतलब विनाशकारी प्रलय। तो आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो लेसन में समझाया गया है हर चीज़ को, हर जो वर्ड कठिन वर्ड आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उसको भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और बाकी जब आप क्वेश्चन आंसर का PDF पढ़ेंगे तो वो भी पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मंगला पब्लिक स्कूल 98, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, PDF को देखने से पहले आपको जब वीडियो आप ध्यान से देखोगे, मेरे बनाए गए वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, तो आपको खुद ही क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से मिल जाएंगे। पहले आप रफ कॉपी में उस क्वेश्चंस के आंसर को अपने आप से करने का प्रयास करना, बुक से क्वेश्चंस देख के आंसर करने का प्रयास करना। और जब आप कर लोगे तो आपके लिखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। और बच्चों, हिंदी में लिखने की क्षमता ही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके पास बोलने की क्षमता और लिखने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दोनों क्षमताओं का विकास तभी होगा जब आप अपने आप से कुछ करोगे। तो आपको अपने आप से करना है। बाद में तो मैंने जो PDF भेजा उससे मिला के देख लीजिएगा, कहीं आप कुछ लैंग्वेज आपकी होगी लेकिन मेरे आंसर से आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं ये देखना रहेगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। और जब आप वीडियो देखोगे तो कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं होता। आप सारा वीडियो देख के सब कुछ समझ ही जाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर समझ ही जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अपने वर्क को करेंगे। थैंक यू।